सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का आज करेगा प्रदर्शन। 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों को किया आमंत्रण। प्रदर्शन से पहले ही विपक्षी दलों ने आरवीएम को कहा ना। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से राजधानी दिल्ली में। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो। रोड शो को लेकर पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक आज होगी शुरू। निवेशकों, राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं की मंडली यूक्रेन युद्ध संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर करेगी चर्चा। भारत से कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे शामिल। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के मोर्चे पर अच्छी खबर। डीमैट खातों की संख्या में 34% का हुआ इजाफा। पहली बार डीमैट खातों की संख्या पहुंची 10 करोड़ के पार। और तीसरे वनडे में श्रीलंका को भारत ने रिकॉर्ड 317 रनों से हराया। विराट कोहली और शुभमन गिल ने जड़े शतक। कोहली ने घरेलू मैदान पर सबसे अधिक शतक बनाने का सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। और अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। भारतीय निर्वाचन आयोग आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम का प्रोटोटाइप दिखाएगा। आयोग ने 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों को इसके लिए आमंत्रित किया है। आरवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव जैसे मुद्दों पर दलों को जनवरी के अंत तक अपने विचार लिखित रूप में देने को कहा गया है। इस नई मशीन का उपयोग कर एक ही मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। यह व्यवस्था लागू होने से प्रवासियों के लिए मतदान आसान हो जाएगा। बैठक में राजनीतिक दल अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न पक्षों के विचार और मशीन के कार्य निष्पादन के आधार पर आयोग रिमोट मतदान प्रणाली लागू करने पर निर्णय लेगा। वहीं रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर रविवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक हुई। विपक्षी दलों की इस बैठक में टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी जैसे प्रमुख पार्टियां मौजूद नहीं थी। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकतर विपक्षी दलों ने आरवीएम पर निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है क्योंकि यह अधूरा है। उन्होंने बताया कि जो पार्टियां बैठक में शामिल हुई वो 25 जनवरी को फिर से बैठक करेंगी और अपना जवाब या संयुक्त रूप से या अलग अलग भेजेंगी। निश्चित तौर पर इसका कोई सर्वे नहीं है, फिगर बड़ा इन्होंने एक एडहॉक तरीके से दे दिया जिसको स्वीकार करना संभव नहीं है। स्वयं इन्होंने जो आरटीआई में जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा कि 70,000 आइडेंटिफाई हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से नई दिल्ली में आरंभ होगी। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। साथ ही आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के इस मेगा रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई भाजपा नेता शामिल होंगे। ये रोड शो संसद मार्ग पर पटेल चौक गोल चक्कर से शुरू होगा और जयसिंह रोड जंक्शन तक चलेगा। इस दौरान भारी भीड़ जुटने की संभावना है। ये रोड शो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान इस तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद रहेंगी। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक भी आज से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक शुरू हो रही है। इस बार की थीम
कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। इस बैठक में भारत के नेताओं की जोरदार भागीदारी होगी। भारत की तरफ से इसमें 4 केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और आर.के. सिंह के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। आज से शुरू होने वाली बैठक के लिए अगले 5 दिनों में लगभग 50 शासनाध्यक्षों एवं राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। कई अधिकारी और कारोबारी उद्यमी भी इसमें मौजूद रहेंगे। दावोस बैठक में भारत के लगभग 100 लोगों समेत हजारों प्रतिनिधि कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड विषय पर चर्चा करेंगे। बैठक में दुनिया भर के नेताओं से तात्कालिक आर्थिक, ऊर्जा और खाद्य संकट दूर करने के लिए और अधिक टिकाऊ एवं जुझारू दुनिया के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का आह्वान किया जाएगा। वहीं भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 आधारभूत कार्य समूह की 2 दिन की बैठक आज से पुणे में आयोजित होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से भविष्य के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, दृढ़ और टिकाऊ विकास विषय पर चर्चा होगी। बैठक में शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने के विभिन्न पहलुओं, नगरीय आधारभूत ढांचे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण उन्मुख आधारभूत ढांचे और सामाजिक असंतुलन को कम करने जैसे मुद्दों पर अधिक बल दिया जाएगा। इधर नेपाल में भीषण हादसे में एक यात्री विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। येती एयरलाइंस का 72 सीटों वाला एक विमान कास्की जिले में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीकी सेती नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। विमान में कुल 68 यात्री सवार थे, जिनमें 5 भारतीय और 15 विदेशी नागरिक भी थे। विमान में चालक दल के 4 सदस्य भी थे। नेपाल में विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों में से 4 लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना के तुरंत बाद नेपाल सरकार ने मंत्रिपरिषद की एक आपात बैठक बुलाई और जांच के लिए 5 सदस्यों के एक आयोग का गठन किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी नए भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत रेल की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विविधतापूर्ण सांस्कृतिक वाले इलाकों को जोड़ेगी। एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। जैसे देश के प्रमुख दिवस, प्रमुख पर्व आज से तो हिमाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक देश को जोड़ते हैं, हमें जोड़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर हमारे मन मंदिर में प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही भारत ट्रेन भी अपनी गति से, अपनी यात्रा से जोड़ने का, समझने का, जानने का अवसर देती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी साझा संस्कृति, हमारी आस्था को भी जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस देश की रेलगाड़ी है, क्योंकि इसके डिजाइन और इसके निर्माण का कार्य भारत में ही हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि संपर्क सुविधा बेहतर होने का विकास से सीधा संबंध है, क्योंकि यह हमारे सपने को मूर्त रूप देता है। बात अगली खबर की करते हैं और अब बात सेना दिवस की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेना दिवस के मौके पर सभी सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है और हमारे देश के जवानों के हम सभी आभारी रहेंगे। उन्होंने हमेशा हमारे देश को सुरक्षित रखा है और संकट के समय उनकी सेवा के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों से क्षमता विकसित करने और अपनी रणनीति तथा नीति पर काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु के एएससी केंद्र पर आयोजित शौर्य संध्या को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों की राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने और पराक्रम की समृद्ध परंपरा बनाए रखने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 1965 और 71 और कारगिल वार से लेकर हालिया गलवान तथा तवांग में हमारे सैनिकों के जज्बे ने न केवल विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि देश के सभी नागरिकों के दिलों में भी सेना की आस्था को बढ़ाया है। न केवल आर्मी बल्कि हमारी एयरफोर्स के पायलट और हमारी नेवी के सेलर्स ने भी समय समय पर अपने कौशल और दक्षता का परिचय देते हुए सैन्य धर्म का सदैव निर्वहन किया है। शौर्य संध्या पर भारतीय सेना ने अपने साहस का प्रदर्शन किया। सैनिकों ने टॉर्नेडो मोटरसाइकिल की सवारी की। उन्होंने हल्के विमानों की उड़ान, टेंट पैकिंग, छलांग, मार्शल आर्ट और बैंड का प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर हाड़ कपाने वाली सर्दी शुरू हो गई है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर अलर्ट जारी किया है। यहां भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने 11 जिलों के लिए कम खतरे के स्तर के साथ हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, डोडा, गांदेरबल, किश्तवाड़, कुलगाम, पूंछ, रजौरी, रामबन और रियासी में 2000 मीटर की ऊंचाई पर अगले 24 घंटे में हिमस्खलन होने की आशंका है। लोगों को हिमस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने माना है कि गुरुवार से होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। और इस खबर के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत और आर्थिक जगत के साथ साथ खेल जगत की बड़ी खबरें भी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को मुंबई दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश कुमार के साथ सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित वार्षिक आदित्य बिरला स्मारक पोलो कप चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से 21 जनवरी तक केन्या और तंजानिया में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में
प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि हमारी उत्पादक भागीदारी केन्या और तंजानिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को और मजबूत करेगी। सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ भू धसाव से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाला की पीठ मामला सुनेगी। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। इस शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। कार्य की अनिवार्यता के मद्देनजर सदन की बैठक को बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार सदस्यों को नियम 280 के तहत सदन में मुद्दा उठाने के लिए नोटिस देने की अनुमति देनी होगी। भारत ने क्यूबा को पेंटावालेंट टीके की 12,500 खुराक दान स्वरूप देने की घोषणा की है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान यह घोषणा की। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री ने क्यूबा संसद के अध्यक्ष इस्तेबान लाजो हर्नांडेज के साथ सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड के स्वदेशी टीके के विकास और नारी सशक्तिकरण पर बातचीत की। मीनाक्षी लेखी ने दोनों देशों की संसदों के बीच आपसी सहयोग और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। जापानी और भारतीय वायुसेना संयुक्त लड़ाकू जेट प्रशिक्षण वीर गार्जियन 2023 16 से 26 जनवरी तक इबाराकी प्रांत में हायाकुरी एयरबेस और सैतामा प्रांत में इरुमा एयरबेस में आयोजित करेगी। भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में सुखोई के अलावा 2 C-17 हिस्सा लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 50 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में अवर मंडल रेल प्रबंधक एडीआरएम जितेंद्र पाल सिंह, कुछ अन्य लोग, ठेकेदार और हवाला कारोबारी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंह फिलहाल गुवाहाटी में तैनात हैं। एडीआरएम के स्थानों पर छापे मारे गए हैं। ये छापे दिल्ली, नरोरा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी में मारे गए। तलाशी के दौरान एजेंसी ने लगभग 47 लाख रुपए, कई लैपटॉप और अनेक संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में अतिशय मौसम के बारे में पहले से सटीक जानकारी देने के लिए वर्ष 2025 तक डॉल्पर वेदर रडार नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से मौसम पर निगरानी क्षमता बढ़ेगी, जिससे किसानों और अर्थव्यवस्था से संबंधित लोगों को फायदा पहुंचेगा। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बेंगलुरु और मैसूरू के बीच एक हाईटेक इलेक्ट्रिक बस सेवा आज से शुरू होगी। केंद्र सरकार की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, एलईडी लाइट और आपातकालीन पैनिक बटन के अलावा इन बसों में व्हीलचेयर के बिना सहायता के प्रवेश करने की व्यवस्था भी है। प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित वार्षिक माघ मेला के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर रविवार को शाम 4 बजे तक करीब 22 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। माघ मेले का अगला स्नान 21 जनवरी को मौनी अमावस्या, 26 जनवरी को बसंत पंचमी, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर पड़ेगा, जिसके साथ माघ मेला संपन्न होगा। और टॉप 10 हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में सोमवार तड़के भारतीय समयानुसार 3:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई है। इससे पहले इंडोनेशिया में 10 जनवरी को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज की गई थी। उधर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के शहर नीप्रो पर हुए रूसी मिसाइल हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। मलबे में 25 शव निकाले जा चुके हैं। जेलेंस्की ने बताया कि हमले में 73 लोग घायल हुए हैं। 39 को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 43 लोगों की खोज अब भी जारी है। यूक्रेनी सेना प्रमुख जनरल वालेरी जेलझुनी के मुताबिक रूस 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है।
जिनमें से 33 से ज्यादा मिसाइलें राजधानी कीव पर दागी गई, जिनमें से 21 को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर से गोपनीय दस्तावेज मिलने पर अमेरिका की राजनीति में खासा उबाल देखने को मिल रहा है। करीब 2 दर्जन से अधिक गोपनीय दस्तावेज उनके डेलावेयर में बाइडेन के आवास और वॉशिंगटन डीसी में उनके निजी कार्यालय में मिले। वहीं इस मामले की जांच के लिए न्याय विभाग ने एक विशेष वकील नियुक्त किया है, जिसको लेकर प्रतिनिधि सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने तंज कसते हुए इसे पाखंड करार दिया है। केवल महिला सैनिकों से बना भारत का सबसे बड़ा सैन्य दस्ता संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सूडान के हिंसाग्रस्त नगर अब येई में तैनात किया गया है। दुनिया के बेहद अशांत क्षेत्र में यह तैनाती हुई है। हिंसक समूहों के 200 लोगों ने 4 जनवरी को ही एक गांव में हमला कर 13 लोगों की हत्या कर दी थी। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार भारतीय दस्ता शनिवार को अब येई पहुंचा। इनमें से 2 सैन्य अधिकारी और अन्य रैंक की 25 सैनिक शामिल हैं। भारतीय सेना ने बताया कि यूएन के अंतरिम सुरक्षा दल के तहत ये सैनिक कड़ी चुनौती भरे हालात में सुरक्षा संभालेंगी। युगांडा के पूर्वी कांगो के शहर कासिंदी में एक चर्च में संदिग्ध आतंकवादी घुस गए। वहीं सेना ने कहा कि हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हो गए। सेना के मुताबिक चर्च में प्रार्थना के दौरान हमले की संभावना एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस द्वारा की गई थी, जो युगांडा के एक उग्रवादी समूह है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो मध्यम वर्ग के दबाव से वाकिफ हैं। उन्होंने यहां यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, उन पर कोई नया कर अब तक नहीं लगाया है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य द्वारा आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई उपाय किए हैं। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो। बट एक विषय में सरकार के अब तक के काम के ऊपर भी आपके सामने रखना चाहती हूं। कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है अब तक। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी लंबे समय से प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल आज राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के परिणामों की घोषणा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल मार्क प्लेटफॉर्म पर को भी लॉन्च करेंगे, जो स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच सेक्टर्स, चरणों और कार्यों के बीच मेंटरशिप को सुविधाजनक बनाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 इन पुरस्कारों का 3रा एडिशन है। इनके तहत आर्थिक फायदे के संदर्भ के अलावा समाज के लिए असाधारण क्षमता दर्शाने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप और उनका नेतृत्व करने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति भी इस दौरान रहेगी। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना महामारी के बाद से शेयर बाजार में नए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। पिछले साल दिसंबर में डीमेट खातों की संख्या में 34% का इजाफा देखने को मिला है, जो कि शेयर बाजार के लिए शानदार खबर है। अब देश में डीमेट खातों की संख्या बढ़कर 10.8 करोड़ पहुंच गई है। हालांकि ऐसा पहली बार है जब डीमेट खातों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। ये खाते मुख्य रूप से कोविड काल के बाद ही बढ़े हैं। मालूम हो कि कोरोना महामारी के पहले देश में डीमेट खातों की संख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास थी। और आर्थिक जगत के बाद अब बात करते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों की। भारतीय हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन का दौर जारी है। राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हुई। ड्रॉ के चलते दोनों टीमों को एक एक पॉइंट से संतोष करना पड़ा। भारत के अब 2 मैचों में
एक जीत और एक ड्रॉ को मिलाकर कुल 3 अंक हैं। भारत ग्रुप का आखिरी मैच 19 जनवरी को वेल्स के खिलाफ भुवनेश्वर में खेलेगा। वहीं श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में खेलते हुए 317 रनों से जीत लिया। टीम ने सीरीज के तीनों मैचों जीतकर क्लीन स्वीप किया है। इसके साथ ही भारत ने एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत हासिल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 390 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली के बल्ले से निकली 166 रनों की नाबाद पारी और शुभमन गिल के 116 रनों की पारी शामिल है। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 22 ओवर में ही महज 73 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम के एक तरफ से मोहम्मद सिराज 4, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट हासिल किए। विराट कोहली का घरेलू जमीन पर यह 21वां वनडे शतक रहा। अब कोहली घरेलू जमीन पर वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। विराट कोहली ने हमवतन सचिन तेंदुलकर को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम भारतीय जमीन पर कुल 20 ओडीआई शतक दर्ज हैं। इसी के साथ टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 16 जनवरी की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। 16 जनवरी साल 1938 को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। वे बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें परिणीता, सुभद्रा, बड़ी दीदी, चरित्रहीन, शेष प्रश्न, देवदास और विप्रदास प्रमुख हैं। शरद चंद्र के कई उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी बनी। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। 16 जनवरी साल 1901 में महादेव गोविंद रानाडे का निधन हुआ। रानाडे ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक रहे। गोविंद रानाडे न केवल एक प्रसिद्ध वकील, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राष्ट्रप्रेमी, राजनीतिज्ञ थे, बल्कि बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। रानाडे उस समिति में भी सेवारत रहे जिसे शाही और प्रांतीय व्यय का लेखा जोखा रखने और आर्थिक कटौतियों का अनुमोदन करने का कार्यभार मिला था। उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से नवाजा।